बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट इवॉल्व अकेडमी। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो या एफएससी या आप बैचलर कर रहे हैं, चाहे एमबीबीएस में हो, बीएसएल लाइट में हो या नर्सिंग या फार्म डी, जिस भी मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये लेक्चर हर एस्पेक्ट से हर स्टूडेंट को कवर करेगा। तो बच्चों, इसमें टॉपिक का नेम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट दो पाथवे से होती है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी या बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जरिए होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये वो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो कि क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसमें एनर्जी नीडेड नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, और इसमें एनर्जी नीडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब इनके फर्दर टाइप्स देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक डिफ्यूजन होती है, सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और एक होती है ऑस्मोसिस। तो वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ, क्या बच्चों? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन से मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे? जो स्मॉल होंगे, नॉन पोलर होंगे, लिपिड सोलुबल होंगे। जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये सिंपल डिफ्यूजन से ही मूव करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लेट्स सपोज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कौन सा है? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, यानी कि साइटोसोलिक साइट है, और ये कौन सी है? एक्स्ट्रा मैट्रिक्स। अब क्या होता है? लेट्स सपोज कि किस सेल की सेल मेम्ब्रेन है? एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई में क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं, आपको पता होगा। तो कौन कौन से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इनर सेल से क्या जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो इसका मतलब अंदर क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर में जो बाइट से बाहर है उसमें क्या होगी बच्चों? ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऐसे होगा। एंड ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन यहां से मूव करेगी अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे आ जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के तहत, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन बाहर चली जाएगी। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन। जबकि जो मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, बिग है, जो मॉलिक्यूल्स बिग हैं, पोलर हैं एंड चार्ज्ड हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव नहीं कर सकते, मतलब लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनकी मूवमेंट के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोटीन्स की मदद से मूव करें उस डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन बच्चों? कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ये मूवमेंट होती है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूव करते हैं बच्चों? ग्लूकोज हो गया, सोडियम आइंस हो गए, कैल्शियम आइंस हो गए, पोटाशियम आइंस हो गए। ये सारे बच्चों किसकी मदद से मूव करते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। अब क्या होगा? लेट्स सपोज के सोडियम आइंस मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रासेलुलरली उसकी कंसंट्रेशन सोडियम की ज्यादा होती है एंड इंट्रासेलुलरली कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा सोडियम विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स। तो इस डिफ्यूजन को क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये प्रोटीन्स ना बच्चों कई तरह की होती हैं। बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक चैनल प्रोटीन, एक होती है कैरियर प्रोटीन। मैंने अपना एक डिफरेंस बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था, उसमें चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन का डिफरेंस बताया था। तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। चैनल प्रोटीन क्या है बच्चों? चैनल प्रोटीन अपनी शेप को चेंज नहीं करती, शेप को चेंज नहीं करेंगी, जबकि कैरियर प्रोटीन शेप को चेंज करेंगी, शेप चेंज करेंगी। अब चैनल प्रोटीन देखो, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन मूवमेंट हुई तो इन्होंने अपनी शेप चेंज नहीं की, तो ये कौन सी प्रोटीन है? चैनल प्रोटीन है। आगे समझ नहीं आगी। अब चैनल प्रोटीन में फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, लीकी चैनल्स होते हैं एंड गेटेड चैनल्स होते हैं। जो लीकी चैनल्स होते हैं बच्चों, इनमें क्या डिफरेंस है? ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, यानी कि ये वो प्रोटीन्स हैं
जो कि क्या रहेंगी, ऑलवेज ओपन रहेंगी, ये कभी बंद नहीं होती। एंड कौन से मॉलिक्यूल इससे मूव करते हैं, वो है पोटाशियम आइंस। आपने पढ़ा होगा कि पोटाशियम आयन कंटिन्यूअसली लीज करती हैं आउट द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन किस में बच्चों, नर्व सेल में, कि उन्होंने अपना पोटेंशियल जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन कंटिन्यूअसली क्या होती है, लीक्स कर रही होती हैं। कौन से चैनल थे, लीकी चैनल्स। ये पोटेशियम लीकी चैनल का रेफरेंस मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि अगर आप देखें कि ये कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में सेकंड ईयर के आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयन का लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअसली लीक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन्स हो रहे होते हैं। किसके थ्रू हो रहे होते हैं बच्चों, ये की चैनल्स के थ्रू हो रहे होते हैं। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें कि इधर देखेंगे कि पोटेशियम आयंस एक कंटिन्यूअसली लीक्स कर रहे हैं, किससे थ्रू, डिफ्यूजन हो रही होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इधर क्या होता है बच्चों, लीकी चैनल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, पोटेशियम कंटिन्यूअसली लीक्स कर रहा होता है। ये था पोटेशियम लीकी चैनल्स। और गेटेड चैनल क्या होते हैं बच्चों, इनको स्टिमुलाई चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, स्टिमुलाई चाहिए टू ओपन, ओपन होने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, इनको कोई स्टिमुलाई चाहिए होता है, कोई नर्व इंपल्स चाहिए। और कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस जैसे नर्व इंपल्स इधर से, लेट्स सपोज कि ये क्या है, सोडियम गेटेड चैनल है, नर्व इंपल्स आएगी, इस प्रोटीन को क्या करेगी, स्टिमुलाई करेगी, इस प्रोटीन को क्या कर देगी, स्टिमुलाई। जब प्रोटीन को स्टिमुलाई करेगा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पहले ये क्या था, बंद था ऐसे, जैसे ये ओपन होगा तो सोडियम आयंस क्या कर देंगे, इसमें से रश कर देंगे इनसाइड द सेल, एंड एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट कि चैनल प्रोटीन दो टाइप्स होते हैं, लीकी चैनल, गेटेड चैनल, एंड दोनों में कौन सी फैसिलिटी डिफ्यूजन होती है, कोई एनर्जी नीडेड नहीं होती। फिर कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्या करती है, शेप को क्या करती है, चेंज करती हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन से मूव करते हैं, तो बच्चों ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज वो क्या करता है, कैरियर प्रोटीन की मदद से मूव करता है। अब ग्लूकोज क्या आएगा, इस प्रोटीन के ऊपर आके अटैच होगा, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के ऊपर अटैच होगा तो ये क्या होगी, प्रोटीन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, एंड ग्लूकोज क्या कर देगा, इससे मूव कर जाएगा बच्चों, ग्लूकोज की क्या कर देगा, इससे मूव कर देगा एंड इनसाइड द सेल आ जाएगा। तो बच्चों ये थी कौन सी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, जो कि अपनी शेप चेंज कर कर क्या करती हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि फैसिलिटी डिफिनेशन कौन सी होती है। अगली टाइप है बच्चों ओस्मोसिस। ओस्मोसिस स्पेशली टर्म यूज की जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बस ये याद रखनी है आपने बस बात कि ओस्मोसिस किसके लिए टर्म यूज करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या थी बच्चों, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और एटीपी यूज होती थी एनर्जी के तौर पर। आगे ये दो फर्दर टाइप्स की होती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटीन पंप्स। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि बच्चों एक वेसिकल बनेगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बनेगा, विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या तो वो मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को क्या इनसाइड द सेल लेकर जाएगा या आउटसाइड द सेल लेकर जाएगा। तो इस बिना पर उसकी दो टाइप्स हैं, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच अ सेल इज टेकिंग अ सब्सटेंस इनसाइड द सेल, यानी कि जो इनसाइड द सेल सब्सटेंसेस को अंदर लेकर जाना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंड ये क्या होता है बच्चों, जो सब्सटेंसेस को क्या करना है, टेक करना है आउटसाइड द सेल, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जो सब्सटेंसेस बाहर आएंगे जिस प्रोसेस के थ्रू, वो है एक्सोसाइटोसिस, एंड जिस प्रोसेस से थ्रू सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल जाएंगे, उस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस फर्दर दो टाइप्स की होती है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, अगर कोई लिक्विड मटेरियल है, अगर तो कोई लिक्विड मटेरियल मूव कर रहा है इनसाइड द सेल, तो उसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। एंड इसका दूसरा नाम, इसका सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बच्चों, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जबकि फैगोसाइटोसिस कोई सॉलिड मटेरियल है जो कि इनसाइड द सेल जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों, सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं, थोड़ा डायग्राम की मदद से इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये था वाटर के मॉलिक्यूल हैं, साथ क्या बच्चों, ग्लूकोज के मिनरल्स हैं, यानी ग्लूकोज है जो कि ट्रांसपोर्ट होनी है विद इन द सेल। तो क्या करेगा बच्चों, ये लिपिड बाइलेयर क्या करेगी, एक ना वेसिकल बनाएगी इनसाइड द सेल। अब ये वेसिकल बना है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए, एंड ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या आ जाएंगे बच्चों, अकामुलेट होना स्टार्ट होंगे, और साथ ही ये इनसाइड द सेल क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए हैं,
एंड ये एक वेजिकल बन जाएगा, वेजिकल की शेप में इनसाइड द सेल आ गया है। तो इंटर सेल मूव करके ग्लूकोज एंड वाटर एंड के फर्दर वहां चल जाएगा जहां इसकी जरूरत होगी। अगर हम आगे बात करें साइटोसिस की, फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल ईटिंग प्रोसेस सॉलिड सब्सटेंसेस की। पता है किन सेल्स में होती है बच्चों? मेनली मैक्रोफेजेस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं बैक्टीरियल सेल को। किसको बच्चों? बैक्टीरियल सेल को। अब लेट्स सपोज बैक्टीरियल सेल आया है, और ये कौन सा सेल है बच्चों? बैक्टीरियल सेल। ये कौन सा है? बैक्टीरियल सेल। एंड ये सेल मेम्ब्रेन किसकी है? ये व्हाइट ब्लड सेल यानी मैक्रोफेजेस की है। ये क्या करेगा? इस बैक्टीरियल सेल को अपने अंदर क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा। जैसे ही क्लोज कर लेगा, ये क्या सेल के अंदर ले जाएगा। अब ये क्या है? वेजिकल बन जाएगा इस शेप का। अब ये बैक्टीरियल सेल सेल के अंदर आ गया है। जैसे सेल के अंदर जाएगा, ये फर्दर किधर चले जाएगा? लाइसोसोम्स आएंगे, एंड लाइसोसोम इसकी क्या कर देंगे बच्चों? डिग्रेडेशन कर देंगे, एंड इस बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये था एक मैक्रोफेजिस का, कि मैक्रोफेजिस किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? तो बच्चों कोई पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स को मूव कराना है फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, या फिर किसको मूव करवाना है? कोई हार्मोन्स हैं उनको मूव करवाना है, फ्रॉम कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुए इनसाइड द सेल, कोई न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों उनको मूव करवाना है। तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मूव करते हैं। अब लेट्स सपोज कि न्यूक्लियस होगा बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। एंड डीएनए क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाता है बच्चों? प्रोटीन बनाता है। एंड प्रोटीन आगे जाएगी किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी वेसिकल में, गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे? उस प्रोटीन को क्या कर देंगी बच्चों? वेसिकल की फॉर्म में पैक कर देंगी। एंड ये वेसिकल की पैकिंग क्या हो जाएगी बच्चों? इधर आ जाएगा, एंड ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस पैक में बाहर आ जाएगा। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो आपको समझ आ गई होगी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन पंप्स की। एंड प्रोटीन पंप्स क्या होते हैं बच्चों? ये कहते प्रोटीन्स यूज करती हैं एनर्जी एटीपी की फॉर्म में एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। एंड प्रोटीन पंप्स आगे दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है एंड एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट यूज करते हैं एटीपी को, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट यूज नहीं करते एक्टिव एटीपी को, यानी कि इनडायरेक्ट यूज करते हैं एनर्जी को। वो किस तरह करते हैं हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे आगे। सबसे पहले करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। क्या बच्चों? सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसमें जो कि नर्व इंपल्स क्या करवाता है? ट्रांसमिट करवाता है, कंडक्ट करवाता है। क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया था ये क्या एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एंड मैंने बताया था कि जो सोडियम होता है वो आउटसाइड द सेल क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। सोडियम क्या होता है? आउटसाइड द सेल, यानी एक्स्ट्रासेलुलर ज्यादा होगा। एंड पोटाशियम क्या होगा बच्चों? इनसाइड ज्यादा होगा। ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप, ये सोडियम पोटाशियम पंप ये क्या करता है? पोटाशियम इनसाइड क्या है? ज्यादा, ऐसी है। तो बाहर क्या पोटाशियम कम है, ये पोटाशियम को क्या करता है? इनसाइड द फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करवाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, यानी कि एटीपी यूज करेगा। इधर क्या होगी? एटीपी यूज होगी, एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा एंड टूटेगा एंड एनर्जी यूज होगी एंड पोटाशियम मूव कर देगा इनसाइड द सेल। कितने पोटाशियम मूव होंगे? तो 2 पोटाशियम आइंस इनसाइड द सेल मूव कर देंगे एंड 3 सोडियम आइन, जो कि क्या है बच्चों? इनसाइड द सेल क्या कम है एंड आउटसाइड द सेल क्या है? ज्यादा है। वो मूव कर देंगे गेन द कंसंट्रेशन बाहर की तरफ, यानी विद द हेल्प ऑफ किस तरह हो रहा है? सोडियम पोटाशियम पंप की मदद से। तो ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि डायरेक्ट यूज कर रहे थे एटीपी। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं करती, नो डाउट एनर्जी यूज होती है लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होती। होता क्या है बच्चों? एक मॉलिक्यूल मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और उसके नतीजे में क्या होगी? एनर्जी जनरेट होगी। जब एनर्जी जनरेट होगी, जो एनर्जी जनरेट होगी वो यूज होगी दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि वो जो मूव कर रहा था मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो एनर्जी जनरेट करेगा और उसकी एनर्जी यूज हो जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये किस तरह होता है देखते हैं। देखो ये सोडियम आइंस क्या था, मैंने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा होते हैं एंड इंट्रासेलुलर कम होते हैं। जब सोडियम आइंस मूव करेंगे इनसाइड द सेल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो क्या ये एनर्जी जनरेट होगी। जैसे एनर्जी जनरेट हुई तो बच्चों ये एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी किसको मूव करवाने के लिए? ग्लूकोज को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि इनसाइड द सेल मूव करवाएगी ग्लूकोज को।
एंड इसी तरह सोडियम आयंस नीचे मूव करेगा, ठीक है, जैसे नीचे मूव करेगा एनर्जी जनरेट होगी एंड कैल्शियम आयंस क्या कर देंगे, मूव कर देंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं हो रही। तो बच्चों सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंक पोर्ट एक एंटी पोर्ट। सिंक पोर्ट को को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं सॉरी, एंड एंटी पोर्ट को क्या कहते हैं बच्चों, काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एंटी पोर्ट को क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एंड जो प्रोटीन करवा रही है वो काउंटर ट्रांसपोर्टर हो जाएंगी एंड जो ये सिंपोर्ट करवा रही है वो सिंपोर्टर कहलाएंगी। अब बच्चों को ट्रांसपोर्ट क्या है कि जो मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है और जो अगेन द कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। उन दोनों की डायरेक्शन क्या बच्चों, सेम है, तो वो हो जाए सिंपोर्ट। एंड एंटीपोर्ट क्या है, जो मॉलिक्यूल जैसे सोडियम आयंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है और जो मॉलिक्यूल जो कैल्शियम है अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ऐसी कंडक्टिव ट्रांसपोर्ट का कहते हैं एंटीपोर्ट कहते हैं। तो आप सबको समझ आ गई होगी कि ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने समराइज करते हैं लेक्चर को, क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। हमने देखा ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है वो पैसिव होती है और एक्टिव होती है। पैसिव में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज नहीं होती है, एक्टिव में एनर्जी यूज होती है। पैसिव हमने देखा फर्दर 3 टाइप्स की, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का सिंपल डिफ्यूजन थी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, लिपिड सोलुबल होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली सोलुबल इजीली क्रॉस कर जाते हैं, जैसे एल्वियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव करते हैं एल्वियोलाई के सेल्स में। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटी डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, इनसोलुबल होते हैं लिपिड्स में, वो किस तरह मूव करते हैं, वो प्रोटीन्स की हेल्प से मूव करते हैं एंड ऐसी डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, फैसिलिटी डिफ्यूजन कहते हैं। एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन देखा था हमने प्रोटीन्स की बेसिस के ऊपर 2 टाइप्स की, चैनल प्रोटीन एक कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन अपनी शेप चेंज नहीं करते, कैरियर प्रोटीन शेप चेंज करते हैं। एंड चैनल प्रोटीन में हमने देखा लिकी चैनल होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं। लिकी चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं जबकि गेटेड चैनल ये ऑलवेज ओपन रहेंगे। जबकि गेटेड चैनल को ओपन होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, स्टिमुलाई चाहिए, जैसे कि सोडियम गेटेड चैनल, जैसे नर्व इंपल्स आएगी तो तब ओपन होंगे सोडियम गेटेड चैनल, तब सोडियम क्या होगा, इनसाइड द सेल आएगा। आगे समझ नहीं आएगी। कैरियर चैनल ग्लूकोज मूव करता है, शेप चेंज होती है, हमने देखी थी अभी। आगे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीकों से होती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन पंप्स। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड, एक एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि अगर तो सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल जाएंगे तो एंडोसाइटोसिस होगी, अगर आउटसाइड द सेल आएंगे तो एक्सोसाइटोसिस होगी, वेसिकल्स की शेप में होगा। एंड एंडोसाइटोसिस फर्दर 2 टाइप्स की है, पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस। अगर तो लिक्विड मटेरियल अंदर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। एंड अगर तो सॉलिड पार्टिकल है वो इनसाइड द सेल जाएगा तो वो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। अब हमने देखा था मैक्रोफेजेस मैक्रोबियल सेल्स को इस प्रोसेस के थ्रू डाई करता है, मारता है, किसके प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस कोई प्रोटीन्स होगी हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं या हार्मोन्स हैं, वो इनसाइड द सेल प्रोड्यूस हुए हैं और उन्होंने आउटसाइड द सेल जाना है, तो किस प्रोसेस के थ्रू आती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आती है। आगे हमने देखा प्रोटीन पंप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में डायरेक्ट यूज होती है एटीपी, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एंड सेकेंडरी में डायरेक्ट यूज एटीपी नहीं होती। एंड 2 टाइप्स की, सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट अगर वो मॉलिक्यूल जो कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है एंड वो मॉलिक्यूल जो गियर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, उनकी डायरेक्शन क्या बच्चों, सेम है, तो सिंपोर्ट हो जाएगा। एंड अगर तो डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हो जाएगा एंटीपोर्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।